नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा जो कि 21 मई 2023 को होना सुनिश्चित है, उस कड़ी में हम शतकों के शतक MCQ वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में हम अन्य वीडियो अन्य सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बना चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम उसी क्रम में MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा यूनिट नंबर 9 के कंप्यूटर और संचार सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सामने हैं। दोस्तों, यह हमारी सीरीज अनवरत चल रही है, जिसमें हम लगातार MCQ और उनके आंसर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इस सहायक प्लेटफॉर्म पे इस सहायक सीरीज के साथ हम आपके साथ इन प्रश्नों का डिस्कशन करते जाएंगे। आपका कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में जरूर करिएगा। सीधे हम प्रारंभ करते हैं कंप्यूटर से संबंधित सीरीज, जो कि इसके पहले के 25 प्रश्न पिछले वीडियो में आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप 32-33 वीडियो बन चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आज हमारी इस सीरीज का पहला प्रश्न है, मल्टी वाइब्रेटर जो सिस्टम है ये किसमें उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मल्टी वाइब्रेटर परिपथ में जो परिपथ है वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे इन सभी ऑप्शंस में से सही आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि जो डिवाइसेस हैं वो इंक्लूड रहती हैं, तो उसमें मल्टी वाइब्रेटर सर्किट जो होता है पूरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है। तो ये आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो यदि कंप्यूटर से संबंधित ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो जाहिर सी बात है उसका संबंध कंप्यूटर से ही होगा। और बहुत से लॉजिकल टाइप में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम अंदाजा लगा सके कि क्या आंसर हो सकता है इसका। तो जाहिर सी बात है कि उसका संबंध IT से है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी से है, तो सीधा वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा ही। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें हम किसी और आंसर पर टिक करके आंसर को गलत कर दिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटर। जबकि ये टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड है, लेकिन आंसर हो जाएगा क्या, कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिप फ्लॉप का क्या उपयोग होता है। दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का नेट गेट का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और इसका उपयोग डेटा स्टोरेज के रूप में किया जाता है, फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन या डिवीजन के रूप में किया जाता है, डेटा ट्रांसफर में किया जाता है। यानी तीनों आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का नेट गेट है, जिसके द्वारा इन तीनों जो क्रियाएं हैं ये संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाह्य क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतर्गत कौन सी केबल क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्शन केबल, बलात् निर्गत केबल मतलब फोर्स आउटपुट केबल, वितरण केबल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन केबल। ये तीनों केबल, तीनों जो वायर केबल होती है, ये हमारे बाह्य क्षेत्र से यानी कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने में क्या किया जाती है, उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, इंटरकनेक्शन केबल, फोर्स आउटपुट केबल और डिस्ट्रीब्यूशन केबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अन्य क्षेत्रों में इसका नेटवर्क फैलाने के लिए, निर्गत मतलब आउटपुट के लिए, और इंटरकनेक्शन मतलब अंदर सिस्टम्स को जोड़ने के लिए। तो अंदर और बाहर और जो वितरण क्षेत्र है वहां तक पूरे क्षेत्र को कनेक्शन करने के लिए इन तीनों प्रकार की केबल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह मॉड्यूलेशन जो टीवी में ऑडियो प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है क्या होगा। तो जो टीवी है, टेलीविजन है, जो जिसको हम हिंदी में दूरभाष कहते हैं, दूरदर्शन कहते हैं। ठीक है, दूरभाष टेलीफोन को कहते हैं। तो इसमें ऑडियो जो प्रसारण सेवा है, ऑडियो प्रसारण का मतलब होता है आवाज, वॉइस का जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, ठीक, ब्रॉडकास्ट होता है ऑडियो का यानी आवाज का, वो किस प्रकार की मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। मॉड्यूलेशन मतलब
ट्रांसफर करना किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्र को या आवाज को या वीडियो को, चित्र को, मूविंग पिक्चर को, वो मॉड्यूलेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। इसमें कौन सा ऐसा मॉड्यूलेशन है जो ऑडियो प्रसारण के लिए इस्तेमाल होता है, तो वह है पीएम मॉड्यूलेशन। क्या होता है? पीएम मॉड्यूलेशन। ठीक। और एक होता है, ये किसके लिए हो गया? ऑडियो के लिए हो गया। और एक हो गया एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका उपयोग करते हैं चित्र के ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? चित्र, जो पिक्चर होती है उसको सेंड करने के लिए, प्रसारण करने के लिए हम एएम का उपयोग करते हैं। पीएम का उपयोग ऑडियो के लिए। ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी है आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और यह कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे पहली कंपनी है। 1911 में टेबुलेटिंग कैलकुलेटिंग कंपनी के रूप में, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। बाद में 1924 में इसका नाम आईबीएम रखा गया था। तो ये जो है हाल ही में दुनिया के सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है भारत में, और उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है डुअल कोर पावर 6। डुअल कोर पावर 6 माइक्रो प्रोसेसर भारत में जिस नाम से पेश किया गया है आईबीएम के द्वारा, उसका नाम है डुअल कोर पावर 6। ये माइक्रो प्रोसेसर नाम है और इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है आईबीएम। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हमारे भारत में 1976 में की गई थी। ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर, एनआईएससी। तो एनआईएससी मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन साइंसेस सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में दिल्ली में की गई। किसके लिए की गई? तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी ऐसे डिजिटलाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कराने वाली सर्विसेज हैं, उनके लिए नेशनल लेवल पर हम लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें, लोगों को त्वरित रूप से इंफॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए सन 1976 में इस तरह का अपना प्रयास किया गया था। बाद में फिर कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आई। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में भारत में हो गई। उसके बाद फिर आरटीआई कानून बना सन 2005 में, और फिर साइबर सुरक्षा नीति भी बनी, और आज डिजिटल इंडिया 2015 के बाद भारत इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो सूचना विज्ञान के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। जैसा कि इंडिया विजन 2020 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है। उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में के महत्वपूर्ण शख्सियत रहे। उन्होंने भारत को जो रक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने के लिए, साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उन्होंने जो पहल की थी, जो इंडिया विजन 2020 में उन्होंने सपना देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर। भारत जो है निकट भविष्य में जल्द ही सर्विस सेक्टर में, यानी अर्थव्यवस्था के टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने वाला होगा। और आज भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा अंश योगदान है। भले ही भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में भी काम कर रही हैं, और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के द्वारा भारत में भी बैठकर अमेरिका की कंपनी का काम हो रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में स्टार्टअप, नए प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन, इन सब के थ्रू काम हो रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? 1976। ठीक है। आगे बढ़ते। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन लिस्टेड है? ये जो बड़ा छोटा क्रम दिखाया गया है, ये दरअसल स्टोरेज यूनिट को दिखाया गया है। स्टोरेज यूनिट कैसी? सबसे पहले आप तो जानते होंगे कि 0 और 1, इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को हम संक्षेप में लिखते हैं बिट, BIT। ठीक। बाइनरी डिजिट का पूरा रूप अगर होगा तो बाइनरी, BI मतलब बाइनरी, T माने डिजिट, तो दोनों को बाइनरी डिजिट को एक करके संक्षिप्त में लिखा जाने लगा बिट। और यदि 8 बिट होगा, 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। एक क्या? बाइट, कैपिटल B होता है। ठीक। और बिट की मतलब स्मॉल b होता है। और यदि 1 बाइट की बात करें तो 8 बिट होता है, और
यहाँ पास 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है और 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट की अगर बात करें तो ये होता है 1 गीगाबाइट, जीबी जिसको बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट की अगर बात करें तो ये होता है 1 टीबी, 1 टेराबाइट, ऐसे टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, तो यहाँ पास जो सबसे बड़े से छोटे क्रम में बताना है, मतलब अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा है टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला कंप्यूटर बाजार में लाया? तो कंपनी का नाम था जिसने सबसे पहले लैपटॉप को दुनिया के बाजार में लाया, उसका नाम है इप्सन, इप्सन कंपनी। ठीक है, इप्सन ने सबसे पहले क्या लाया? दुनिया में लैपटॉप को बाजार में उतारा और लैपटॉप की शुरुआत हुई। ठीक, निजी स्तर पर लोगों ने यूज करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, हम जब कंप्यूटर को पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, उन्हीं में से है DOS। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो DOS है यह एक प्रकार से जो हमारा हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, इनके बीच का जो है इंटरफेस का काम करता है। क्या काम करता है? ये इंटरफेस, दोनों के बीच इंटरफेस करने का काम करता है। कौन? DOS करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों के बीच इंटरफेस करने का काम करता है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CD रोम क्या होता है? तो CD रोम जो होता है दोस्तों, CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी है जो इनबिल्ट होती है, तो इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, इस पर कोई एडिट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जो है मैग्नेटिक मेमोरी का हिस्सा है, ये कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ड होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आंसर क्या हो जाएगा? CD रोम, मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये CPU से कनेक्टेड होती है। IBM क्या है? हमने इसकी बात पहले ही प्रश्न में कर ली है, डिस्कशन इसके बारे में। ये IBM एक कंपनी है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसका निर्माण जो है 1911 में किया गया था। इसका नाम था पहले कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग मशीन। फिर इसका नाम 1924 में क्या कर दिया गया? IBM। ठीक है, और यह अमेरिका की कंपनी है। कहाँ है ये? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इसका नाम क्या है? कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पेन ड्राइव क्या होता है? दोस्तों, पेन ड्राइव, आज बढ़ती टेक्नोलॉजी में हम अगर पेन ड्राइव और चिप से परिचित ना हो तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर को जानते ही ना होंगे। ठीक है, तो एक पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे लिए सेकेंडरी स्टोरेज का काम करती है। इस काम में आती है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। द्वितीयक भंडारण इकाई का मतलब जिसको हम बाद में जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, पहले से ही होती है। सेकेंडरी जो होती है उसको हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जिसको सेकंड हैंड रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा? तो आइए ढूंढते हैं सही उत्तर। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। जावा सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। जावा सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलो कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों, कंपाइलर क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हो तो ये एक प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का ये है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर।
ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और ये जो कंपाइलर है एक पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन को नहीं करता, ये पूरे पेज को एक साथ क्या कर देता है, ट्रांसलेट करता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में अंतरित करता है, नहीं कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में क्यों करता है, क्योंकि यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को लिखे हैं तो मशीन तभी इंस्ट्रक्शन लेगी जब उसकी भाषा में हम उसको प्रदान करेंगे इंस्ट्रक्शन। तो वह जो ट्रांसलेटर है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ये लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चल आगे है याहू, गूगल और MSN। यहाँ पास एक जो ये दिया हुआ है MSN है, क्या है, MSN। तो पूछ रहा है याहू, गूगल और MSN क्या है। तो अगर हम इनको जानते हो तो इनके आंसर हम निकाल सकते हैं। याहू, गूगल, MSN क्या है एक प्रकार से, ये यहाँ पास घड़ियां नहीं आएगा, यहाँ सर्च इंजन आएगा। क्या आएगा, सर्च इंजन। तो याहू और गूगल और MSN एक प्रकार के इंटरनेट सर्च इंजन है। क्या है, इंटरनेट सर्च इंजन है। सर्च इंजन में टिक लगाइएगा, इसमें आप संशोधन कर लीजिएगा, सर्च इंजन हो जाएगा आंसर, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास करने में किस वैज्ञानिक का योगदान था, तो उसका नाम था JS किल्बी। JS किल्बी ने आईसी चिप का विकास किया। आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये सिलिकॉन की परत इसमें लगी होती है, ठीक। आईसी चिप जो है बहुत छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर पहले यूज हुआ करते थे। बाद में एक चिप का प्रयोग करके उस पूरे डेटा को एक कम छोटी सी डिवाइस के द्वारा संग्रहित किया जाने लगा। तो आईसी चिप के कारण बहुत सारे कंप्यूटरों का आकार छोटा होना संभव हुआ, ठीक है। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी, उसमें जो है ये जो हुआ करती थी आईसी चिप, ये नहीं हुआ करती थी, पहले ट्रांजिस्टर उपयोग होता था। तो पहली जो पीढ़ी थी उसमें जो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हुई थी, निर्वात ट्यूब उसको बोला था, निर्वात वाल्व, ठीक है। सेकंड पीढ़ी में हुआ ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर थर्ड पीढ़ी में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। और फोर्थ पीढ़ी से क्या आई गई, आईसी चिप, ठीक। LSI, ULSI ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो याद रखिएगा JS किल्बी। चलो नेक्स्ट है, पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा था दोस्तों। पहला औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त जो रोबोट था उसका नाम था फैमुलस। फैमुलस रोबोट पहला औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त रोबोट था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे कैरल कैपेक। सन 1920 की बात है, इन्होंने ये रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था और ये रोबोट से संबंधित टेक्नोलॉजी की जो शाखा थी उसको अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो कैरल कैपेक का नाम याद रखिएगा, इन्होंने रोबोटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आगे मानवीय शक्ल वाले रोबोट का नाम क्या है, तो दोस्तों मानवीय शक्ल वाले रोबोट का नाम क्या है, तो असीमो, ASIMO, ये मानवीय शक्ल वाले रोबोट का नाम रखा गया है और इसको जापान के टोक्यो में क्या है, जापान के टोक्यो के म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। और इसको सन 2000 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, सन 2000 में होंडा द्वारा बनाया गया था और जापान टोक्यो में म्यूजियम में वर्तमान में इसको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्त्री की शक्ल से मिलते जुलते रोबोट को कब लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों एक स्त्री से शक्ल से मिलते जुलते रोबोट का नाम था फ्रिजिडा। क्या नाम था, फ्रिजिडा। और इस रोबोट को सन 2008 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो सन 2008 में एक स्त्री की शक्ल से मिलते जुलते उसी की तरह उसके चेहरा को भी बनाया गया था, तो उसका नाम था फ्रिजिडा, ठीक है। आंसर है सन 2008 में। आगे बढ़ते हैं।
बंगलुरु स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने कौन सा रोबोट विकसित किया है जो विजन सेंटर से युक्त है और अपने दृष्टि क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को उठाने में सक्षम है। यानी एक ऐसा रोबोट जो जिस क्षेत्र को देख सकता है वहां स्थित वस्तु को उठाने में सक्षम है, विजन सेंटर सेंसर से युक्त है, विजन सेंसर से युक्त है, उसका नाम है चतुर रोबोट। चतुर रोबोट बंगलुरु में स्थित जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सेंटर है वहां इसको क्या किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। चतुर रोबोट उसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कहलाते हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने एआई के क्षेत्र में प्रथम बार व्यापक प्रयास किया था। तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ये है कि हम मशीन में यानी कंप्यूटर में या रोबोट के माध्यम से हम मानवीय सोच को, मानवीय थिंकिंग को उसमें क्या कर दें, डाल दें, इनपुट के रूप में डाल दें और उसी तरीके से वो मानव की मांग के अनुसार रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शन दे, ठीक काम में आए। तो ऐसी उसमें बुद्धिमत्ता पैदा कर देना मानव के समान, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जॉन मैकार्थी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। डीप ब्लू चेस प्रोग्राम ने तत्कालीन विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जो चैंपियन थे उनका नाम था गैरी कास्पारोव, और गैरी कास्पारोव विश्व प्रसिद्ध शतरंज चैंपियन थे। उनको 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर था और उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम होता है चेस के लिए, शतरंज के लिए। तो उसमें शतरंज सिस्टम के साथ खेला था गैरी कास्पारोव और उस कंप्यूटर ने हरा दिया था किसको, गैरी कास्पारोव को। सन 1997 की बात है। तो ये आंसर याद रखिएगा, डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने हराया था। नेक्स्ट है, जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है वैसे वैसे किस क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो वैसे वैसे नैनो प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, कंप्यूटर के कारण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी इन्वेंशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का सबसे बड़ा फायदा किस क्षेत्र को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे बड़ा फायदा मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन सेक्टर में कैसे फायदा मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा कि हम किसी भी चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में हमें जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है वहां ड्रोन तकनीक के माध्यम से या अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रोबोटिक्स के माध्यम से हम वहां वेपन्स सप्लाई कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी का उपयोग करके, ठीक है, और विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के बीमारियों का इलाज करने के लिए वहां दवाएं पहुंचाने में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो उद्योग के क्षेत्र में भी हम बहुत सारी बड़ी मशीनों की जगह छोटी मशीनों का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल प्रणाली में, सिग्नल सिस्टम में भी हम उद्योग क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इन सब में इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किस क्षेत्र को मिल सकता है ये बताया गया है। तो सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसका आंसर हो जाएगा, क्या, मेडिसिन के क्षेत्र में। कैसे मेडिसिन के क्षेत्र में, आप देखे होंगे सन 2020 में जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल रही थी तब डॉक्टर, स्वास्थ्य की टीम कम पड़ गई थी। यहां तक कि मरीजों के पास आवश्यक दवाएं, आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि जो डॉक्टर्स की टीम थी, जो नर्सें थी, वो स्वयं संक्रमित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जब मरीज के पास तक आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक दवाएं, भोजन सामग्री इत्यादि पहुंचा सके, तो बिना संक्रमित हुए इसकी जगह हम क्या उपयोग कर सकते हैं, रोबोट। तो रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चूंकि यह साइंस जो है, चिकित्सा जो है जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है, और जब तक यह पूरी मानव आबादी रहेगी, जीव जंतु रहेंगे, तब तक इस चिकित्सा शास्त्र का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जीवन है तो इनका महत्व है। यदि जीवन नहीं होगा तो चिकित्सा सुविधा का कोई महत्व नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इंसान
क्या है, साध्य है, बाकी सब चीज़ें साधन है। तो हम साधन का इस्तेमाल इंसान के विकास के लिए करेंगे, आने वाले पीढ़ियों के विकास के लिए करेंगे, और पूरी दुनिया में एक संतुलन बनाए रखते हुए इस सजीव मंडल को हम एक अच्छा और पूरे दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे, हमारे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तभी एक सतत विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। तो इस तरीके से हम चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी इस श्रृंखला का ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज का पुनः विराम होता है। आने वाली वीडियो में भी हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।